ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। नमस्कार श्रोताओं, भारत में इस समय कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है और इसकी पहली पंक्ति में जिन स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो रहा है वो खुद तो वैक्सीनेशन करा ही रहे हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी ये स्वास्थ्य दूत प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। डॉक्टर धमीजा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर राजेंद्र धमीजा से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर धमीजा, अगर हम कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में अब तक 9,99,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अब तक देश में 18,000 से ज्यादा स्थानों पर वैक्सीनेशन किया गया है। आज शाम तक 1,92,581 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। आप विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोग्राम है इंडिया में वैक्सीनेशन का, और इसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी की गई हैं। और इसके जो शुरुआती जो लोगों में उत्साह देखने को मिला है वो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी आपने कहा कि 10 लाख के आसपास लोगों को ऑलरेडी टीका लग चुका है। मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ शॉट इन द आर्म नहीं है, ये शॉट इन द आर्म टू स्टॉप द मार्च ऑफ द वायरस है, और मैंने इसके बारे में लिखा भी है नेशनल न्यूज़पेपर्स में। और ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है पैंडेमिक को खत्म करने के लिए। और जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन के डे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा पहले दिन, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, तो ये दिन प्रतिदिन लोगों में और ज्यादा जो है आगे फ्रंट पे आ रहे हैं लोग वैक्सीन लगवाने के लिए। और मेरे ही अस्पताल में मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4 दिनों में जो संख्या है निरंतर बढ़ रही है। जी, और डॉक्टर धमीजा, इस समय जहां ज्यादातर लोग इस टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा तबका भी है जो अभी भी संशय में है। ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे? ये ऐसा देखा गया है, दूसरे वैक्सीन में भी देखा गया है कि कुछ लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन जो हमारा सोशल मीडिया से और दूसरे तरीके से चलता है उसके बहकावे में आके कुछ लोगों के मन में संशय जरूर होगी। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी किसी चीज की चिंता मत करें, वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल्स, मॉनिटरिंग, एनालिसिस और रेगुलेटरी रिव्यूज के बाद में अप्रूव की गई हैं, और इसमें बड़े रिगरसली स्क्रूटनी हुई है, और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो एक्सपर्ट्स की कमेटी है उन्होंने इसको देखा है और उसके बाद ही ये अप्रूवल मिला है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हम देखें तो कंट्रोल, एपिडेमिक के कंट्रोल पे बहुत फर्क पड़ता है, और डिजीज के स्प्रेड पे भी बहुत फर्क पड़ता है अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएं तो। अगर आप रिस्क और बेनिफिट देखें तो रिस्क जो है ना लगवाने का बहुत ज्यादा है। अगर आपको बीमारी हो गई तो फिर सीरियस भी हो सकती है, चाहे वो 1% या 2% हो, तो जान भी जा सकती है। तो अपनी जान के लिए सबसे पहले टीका जरूर लगाएं, और फिर सोसाइटी की रक्षा के लिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए ही प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए टीका लगाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम हर्ड इम्यूनिटी के लिए सब लोग जो है, जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं टीका लगवाएं, ताकि जो बचे हुए लोग हैं उनके भी हम सुरक्षा कर पाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर धमीजा, कोरोना की वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा है, इंसानों को नहीं है। डॉक्टर धमीजा, किसी भी वैक्सीन को लगवाने पर कुछ नॉर्मल, हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम और टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स होते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह के साइड इफेक्ट्स हैं और लोग इसे सामान्य रूप से क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? इसको काफी हम देखें तो जो भी छोटे मोटे लक्षण आ रहे हैं उसकी काफी ज्यादा, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, 10 लाख लोगों को ये टीका लग चुका है, और बहुत ही कम संख्या में, बहुत मिनिमम
0.002% के लोगों को जो इसके एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन आए हैं, और वो सभी वैक्सीन के साथ हैं, सभी टैबलेट्स के साथ, सभी दवाइयों के साथ थोड़े बहुत इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये दवाई है। तो एक तो ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में लगती है, तो हो सकता है कि थोड़ा कहीं रेडनेस हुई है, इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगता है, दूसरे इंजेक्शन के बाद भी ऐसा ही देखने को मिलता है, कहीं शोर हुआ है, कहीं पेन हुआ है, एक आध दिन माइल्ड फीवर हो सकता है। तो ये सब चीजें बच्चों को भी जब वैक्सीन लगाते हैं तब भी हो सकती हैं और होती हैं और बताया जाता है। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत रेयरली जो है एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं जो सीरियस हो सकते हैं, और वो सभी के साथ, किसी भी, आप पेनिसिलिन का इंजेक्शन भी लगवाएंगे तब भी हो सकती है, जी आप दूसरे को इंजेक्शन लगाएंगे, एंटीबायोटिक लगाते हैं जो भी, तो भी हम टेस्ट करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी जो मेजोरिटी है उसमें कुछ होने वाला नहीं है, और सभी लोग आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स लोग लगवा के अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, जी अपना काम कर रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो इसमें कोई बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, और बेनिफिट्स बहुत हैं वैक्सीन के। आपको पता होगा कि ये बेनिफिट आउटवेज द रिस्क है, क्योंकि आपको अपनी जान बचानी है, नॉट बीमारी से बचना है, और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है। जी। और डॉक्टर धमीजा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो 2 वैक्सीन इस समय लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों वैक्सीन की डोज में क्या कुछ अंतर है या एक ही डोज है? ये दोनों 2 डोजेज वाली हैं। पहली डोज 0 डे पे, और सेकंड डोज 4 वीक्स के बाद। तो इन दोनों का जो है जो डोजेज शेड्यूल है वो सेम है बिल्कुल, और दूसरी डोज भी लगवानी बहुत जरूरी है। और ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट ये है कि पहली डोज लगवाएं और सेकंड डोज लगवाएं, कंप्लीट करें दोनों डोजेज, और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद ही इसका इफेक्ट आना शुरू होता है, और सब जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो भी जारी रखें। तो इसमें दोनों की सेफ्टी भी देखी गई है, और जो कोवैक्सीन जो है वो बिल्कुल किल्ड वायरस है, उससे कभी कोरोना नहीं हो सकता है, वो कोरोना को बचाने के लिए है, उससे कोरोना के वायरस को खतरा है, ना कि हमें खतरा है। कोविशील्ड भी जो है वो एक जेनेटिक वैक्सीन है, जेनेटिक तो क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है, और वो एक हार्मलेस वायरस जो है, एडिनो वायरस जो है, उसके थ्रू हमारे जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, जी और वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करती है प्रोटीन बनाने के लिए और फिर एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो दोनों ही सेफ्टी देखी गई है, और हजारों की तादाद में आपने देखा है कि ट्रायल्स हुए हैं, और ये कोवैक्सीन भी पिछले 4 दिनों में भी हजारों लोगों को लग चुकी है। तो इसमें सेफ्टी में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी, जैसा कि डॉक्टर धमीजा बता रहे हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, और ये वैक्सीन हमारी सुरक्षा के लिए है, और पूरी तरह से ये टेस्टेड है, और निश्चित तौर पर ये वैक्सीन कोरोना से हमारी रक्षा करेगी। और डॉक्टर धमीजा, इसमें बहुत सारे श्रोता हैं जो हमसे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और सबसे पहले हम डोडा का रुख करेंगे, जहां से जीत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, हमारे फर्स्ट कॉलर। जीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर जी, दिनेश जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर जी, जो ये कोरोना का टीका है सर जी जी, तो ये कौन से शरीर में लगता है, टांग में या सर में, ये कौन सी जगह पे सर, बाजू में? जी डॉक्टर धमीजा, 2 चीज है इसमें, जी। शरीर के किस अंग में ये टीका लगाया जाएगा, और दूसरा ये इंट्रामस्कुलर है या इंट्रावेनस टीका होगा? ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, मसल में लगाते हैं, और डेल्टॉइड जो मसल है हमारा बाजू में, अपर आर्म में है, वहां पे लगाते हैं, और ज्यादातर टीके वहीं पे लगते हैं। हालांकि टांग में भी लगता है, ग्लूटियल रीजन में जो हमारे बैक है, बैक ऑफ द लेग्स जो है, लेकिन ये टीका जो है इंट्रामस्कुलर है और बाजू में लगता है, और जैसे दूसरे इंजेक्शन लगते हैं वैसे ही इंजेक्शन। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक बार टीकाकरण हो जाने के बाद इम्यूनिटी हमारे शरीर में कितने दिनों बाद पैदा हो जाती है? जी, सो ये जब पहला टीका लगता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उसको इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं, तो कुछ सुरक्षा तभी शुरू होती है। लेकिन सेकेंड डोज के बाद बूस्ट जो है हमारी इम्यूनिटी में आता है, और उसके 2 हफ्ते के बाद, तो टोटल 6 हफ्ते लगते हैं आपको प्रोटेक्शन मिलने में। लेकिन उसके बाद जो है आप जो है बीमारी से बच सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से बच सकते हैं, सीरियस बीमारी से बचेंगे। लेकिन हो सकता है कि उसमें अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या हम स्प्रेड करने में भी सक्षम रहेंगे, उसको प्रिवेंशन करने में या नहीं। तो हमारी ये रिकमेंडेशन है, और सभी लोगों की जो है पूरे वर्ल्ड में यही है कि कोविड का इंजेक्शन लगने के बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है अभी काफी टाइम तक जारी रखें। 12 से 18 महीने तक ये जारी रहेगा, जब तक कि काफी सब्सटेंशियल लोग जो हैं तो टीकाकरण में नहीं आते हैं या टीका नहीं लगवाते हैं। और डॉक्टर धमीजा, ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई बार लोग जब
टीकाकरण करवाते हैं तो किसी अन्य कारण से भी, क्योंकि हर चीज का कारण वैक्सीनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो उसको भी लोग इससे रिलेट कर देते हैं टीकाकरण से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, टीके की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि पहले प्री एग्जिस्टिंग किसी को इलनेस है और उस वजह से किसी को इन्फेक्शन हो, दूसरी हो गई या बुखार हो गया या कुछ और हो गया। लेकिन वैक्सीन की वजह से ऐसा नहीं होने वाला है कि वैक्सीन तो एक डेड वायरस है जी। वो हमारी बॉडी में जो है जाएगा तो बॉडी उसको फौरन बॉडी समझ के अपनी प्रोटेक्शन बनाएगी, जबकि एक्चुअल जो वायरस का अगर अटैक होता है तो उसमें वो प्रोटेक्शन काम आती है। तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। जितने भी सोशल मीडिया में या दूसरे प्रोपोगेंडा हैं जो ये बताते हैं कि इसे ये प्रोडक्ट है या उससे कुछ नुकसान हो सकता है, ये सब फेक न्यूज हैं। ये इनसे बचना चाहिए, रिफ्रेन होना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक वेल नोन फिनोमेना है और 90 देशों में एक्चुअली ये देखा गया है। और WHO ने भी इसको डिफाइन किया है कि वर्ल्ड के 10 मोस्ट जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है, उनमें से एक वैक्सीन हेजिटेंसी भी है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को हम इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि ये डिले इन एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। वैक्सीन अवेलेबल है आपको, अगर आप डिले करते हैं उसको लेने में या रिफ्यूज करते हैं तो उसको वैक्सीन हेजिटेंसी बोलते हैं। और ये बड़ी कम्प्लेक्स स्पेसिफिक चीज है, वो वेरी करती है टाइम प्लेस और अलग अलग वैक्सीन से। पोलियो वैक्सीन के टाइम पे भी शुरुआत में अर्ली 2000 में कुछ हमारे देश में भी कुछ प्रदेशों में ऐसा देखा गया था कि वैक्सीन की प्रति लोगों की थोड़ी हेजिटेंसी है, बट बाद में लोग सरकार की प्रयासों से ये बहुत सफल अभियान रहा और ऐसा मुझे लगता है कि कोविड-19 में भी यही होगा। और मैं आपकी श्रोताओं को ये अपील करना चाहता हूं कि इसके आगे आए। ये जो है हिस्टोरिकल अचीवमेंट है और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और ये इसमें हम सब लोगों को भागीदारी लेनी चाहिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए बिटवीन डॉक्टर्स हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर है और सिविल सोसाइटी। हम सब ये जो है मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन को डिस्पेल करें और फ्रंट लाइन पे आके खुद भी इंजेक्शन लगवाएं और औरों के लिए भी रोल मॉडल बने। जी, इसीलिए डॉक्टर धमीजा, इस कार्यक्रम में हम आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से अपने श्रोताओं को सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इस बीच फरीदाबाद से अनवर बिहारी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अनवर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। हाँ नमस्कार। और हमारी बलरामपुर की एक श्रोता है रिंकी तिवारी जी, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोगों को बार बार ये नसीहत की जा रही है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का टीका लग जाता है तो इसके बाद भी उसे 2 गज की दूरी बनानी है, फेस मास्क लगाना है और साबुन से बार बार हाथ धोना है। इसके पीछे क्या कारण है? जी डॉक्टर धमीजा, बड़ा अहम सवाल इन्होंने पूछा है कि एक बार वैक्सीनेट होने के बाद भी क्या ऐसे लोग जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनसे हमें 2 गज की दूरी बनाए रखना है, मास्क लगाना है, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल्स होंगे? देखिए, जिनको वैक्सीन लग चुकी है या जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, सब लोगों को जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं, इनफैक्ट मैं तो 4 कहता हूं कि 2 गज की दूरी है या सैनिटाइजेशन है या आपको मास्क लगाना है और उसके साथ अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, तो ये सब लोगों के लिए तब तक ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूरी है जब तक कि 70 to 80% हमारी पॉपुलेशन या तो नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से इम्यून नहीं हो जाती। नेचुरल इन्फेक्शन से पॉसिबल ही नहीं है, उसमें बहुत सारी जाने जा सकते हैं। तो इसलिए वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है हमारे पास जिसके द्वारा हम अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जब तक ये प्रोटेक्शन 70 to 80% लोगों में नहीं आती है तब तक ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखना है। और एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगने के बाद 6 हफ्ते तक तो वैसे भी आपको प्रोटेक्शन पूरी नहीं मिलती है, तो उस दौरान आपको फिर इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे कि आपने सुना भी होगा न्यूज में, कुछ लोगों को हुई भी है। तो इसलिए अपनी जान की रक्षा, अपनी जो है सुरक्षा बहुत जरूरी है। और आप जब मास्क पहनते हैं, डिस्टेंस बना के रखते हैं, तो औरों को भी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जो है समाज में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में ये कम से कम इसका प्रकोप हो। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष अंक में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। आप भी डॉक्टर धमीजा से सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। और इस बीच हम रुक करेंगे राजस्थान में जयपुर का, जहां से रामू यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रामू जी नमस्कार। नमस्कार साहब, जय सिया राम। डॉक्टर साहब नमस्कार। ऐसा है साहब, हमारे एक महीने पहले एक आदमी थे, कोरोना से मर गए थे
उनको खाना खिलाते थे बर्तन में, तो वो बर्तन लोग कह रहे कि इसको हटा देना चाहिए, कह रहे थे ये हटावे या इसको मार के खाए। जी डॉक्टर धमीजा, कोई व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित है तो ऐसे में आपसे दो चीजें जानना चाहेंगे कि जैसा कि इन्होंने पूछा कि उसके बर्तन जिसमें वो खाना खाते हैं उसको कैसे हमें सैनिटाइज या स्टरलाइज करना है, दूसरा उसके जो जिन चीजों को वस्तुओं का जिनको वो यूज करते हैं, चाहे उनके मास्क हों या उनके ग्लव्स हों या अन्य चीजें जो डिस्पोजेबल्स हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करने का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, ये पहले भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अगर किसी की कोविड से डेथ हुई है तो उसकी एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसके जो यूज करने वाले जो चीजें हैं उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। तो बर्तन की अगर बात करें या किसी और चीजों की बात करें तो 1 महीना तो बहुत लंबा टाइम होता है, वैक्सीन की इतनी लाइफ नहीं है कि वो परसिस्ट करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करें, जो इतने सैनिटाइजर्स आते हैं, और उसको जो इस्तेमाल करने से पहले खूब अच्छी तरीके से उसको धोकर बहते पानी में और पूरे तरीके से साबुन से या डिटर्जेंट से धोकर उसको क्लीन कर फिर उसके बाद पूरी तरीके से सुखाकर अगर यूज करने हैं तो तभी करें, नहीं तो मत करें। और जहां तक ग्लव्स मास्क की बात है वो तो यूज नहीं करने चाहिए। यूज मास्क को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करके या तो किसी बैग में जाकर जो जगह बनी हुई है वहां पर या आपके अपने जो डस्टबिन हैं उनमें रख के प्रॉपर तरीके से क्लोज करके पूरी तरह से सील करके उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। और इस बीच राजस्थान में ही जयपुर से हमारे साथ कार्यक्रम में प्रकाश जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। दास जी, आपको डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे बहुत से लोगों में मतलब एक गलत फहमियां पैदा हो रही हैं इस वैक्सीन को लेकर के जी, अगर कोई बंदा मेरे जैसा अगर पहले जाकर के लगवाना चाहे और एक उदाहरण देना चाहे तो उसके लिए क्या लगा सकते हैं पहले, या पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ही लगाएंगे पहले? जी डॉक्टर धमीजा, सरकार ने कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसा कि कह रहे हैं कि रोल मॉडल बनना चाहता है, पहले वैक्सीन लगाना चाहता है, तो क्या वो लगवा सकता है? अभी जो इस समय जो प्रायोरिटी ग्रुप्स बने हैं और जो जिस ढंग से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है वो यही है कि पहले डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है। उनमें अगर किसी हेल्थ वर्कर का अगर नंबर आज नहीं आया है तो अगर स्लॉट खाली है तो वॉक इन करके सरकार ने ये शुरू किया है पिछले 1-2 दिनों से। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अपने टर्न की वेट करें। जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस है, एयरपोर्ट ऑफिशियल्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, उसके बाद फिर 50+ वाले जो लोग हैं या 50 से नीचे और कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले लोग हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट है। इस समय पर हेल्थ वर्कर इसलिए हम वैक्सीनेट कर रहे हैं क्योंकि उनको हॉस्पिटल्स चलाने हैं, वो एट रिस्क हैं, रोज मरीज देखते हैं और आगे भी उनको कोरोना के पेशेंट्स देखने हैं। उनको सिस्टम चलाने के लिए ठीक अवस्था में रखना बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमारा सिस्टम कोलैप्स ना करे और वो लोग आगे भी कोरोना के मरीज आएंगे तो उनको देखते रहें और उनको हम प्रोटेक्ट करके रखें। सो वी आर प्रोटेक्टिंग देम टू प्रोटेक्ट अस, ये बहुत जरूरी है जी। और डॉक्टर धमीजा, इस बीच दिल्ली से हमारे साथ रमेश कुमार जी हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी रमेश जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, ऐसा है सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी न्यूज आ रही है कि जो लोग ब्लड प्रेशर की या कोस्प्रीन की मेडिसिन ले रहे हैं और जिससे खून पतला हो रहा है तो उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन नहीं है और वो सीनियर सिटीजन है। जी डॉक्टर धमीजा, ऐसे लोग जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं या उनकी भी हम बात कर सकते हैं जो कोमॉर्बिडिटी से की प्रॉब्लम है जिनके अंदर, तो क्या ऐसे लोगों में वैक्सीन लेने से पहले उन्हें क्या करना है या सभी लगवा सकते हैं ऐसे लोग? अभी कल ही जो है दोनों कंपनीज ने, दोनों वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने एक फैक्ट शीट एक रिलीज की है जिसमें बहुत सारे डूज एंड डू नॉट्स हैं। इसमें शायद एक जिक्र है कि जिनको खून पतला करने की दवाई चल रही है उनके लिए हिदायत दी गई है, लेकिन खून पतला करने की दवाई बहुत तरीके से आती हैं और चाहे वो प्लेटलेट के अगेंस्ट हो, एंटी प्लेटलेट हो या एंटी कोगुलेंट हो, तो इसमें जो है डिटेल्स बहुत जरूरी हैं अपने डॉक्टर से जो इलाज कर रहा है आपका कि कितना रिस्क है उसको दवाई को कैरी ऑन करने में और उसके साथ वैक्सीन को लगाने में। ज्यादातर ऐसा कोई रिस्क लगता नहीं है। अगर आप एक एस्पिरिन की टैबलेट ले रहे हैं तो अगर आपको बहुत ज्यादा वो नहीं है
तो मुझे नहीं लगता कि वैसी है, लेकिन फैक्ट शीट जरूरी है और हर लोगों के लिए, हर सेंटर के लिए फैक्ट शीट दी गई है। तो वैक्सीन लगवाने से पहले उस फैक्ट शीट के थ्रू जो है आपको हेल्थ केयर वर्कर जो इंजेक्शन लगाते हैं वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे कि किस लोगों के लिए जो वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, पर ज्यादातर लोगों के लिए वैक्सीन सेफ है। और इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में अमृतसर से गुरदीप जी जुड़ गए हैं। गुरदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर सर, मेरे मुझको तकरीबन 1 साल पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था जी। तो क्या मैं मेडिसिन मेरी रेगुलर चल रही है, 60 प्लस हूँ मैं जी, तो क्या मैं वैक्सीनेशन की कैटेगरी में आता हूँ? जी डॉक्टर धमीजा, 60 साल से ऊपर की उम्र है, ब्रेन हैमरेज एक बार हो चुका है, तो क्या ये वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल है, इनको ब्रेन हैमरेज जरूर हुआ होगा, लेकिन जिस ढंग से इन्होंने बात की है, फोन किया है, मुझे लगता है ये फुली इंडिपेंडेंट होंगे और ब्रेन हैमरेज से रिकवर कर चुके होंगे, तभी इन्होंने ये फोन करके ये जिज्ञासा जाहिर किया कि क्या वो वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो ये बिल्कुल एलिजिबल है, एज के हिसाब से भी एलिजिबल है और कोमॉर्बिडिटी के हिसाब से भी एलिजिबल है, तो इनको लगवाना चाहिए इंजेक्शन। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन वैक्सीनेशन हमें जो भी कोमॉर्बिडिटीज अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसको भी वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और उसमें जो है हमारी ये जो 2 वैक्सीन हैं ये इसको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी डॉक्टर साहब कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हम फाइजर या अन्य दूसरी वैक्सीन से इसका कंपैरिजन करें तो उसमें स्टोरेज एक बड़ी समस्या है। तो पूरे विश्व के लिए जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि हमारे देश से दूसरे देशों में जो वैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो गई है, हमारे जो मित्र देश हैं उनके यहाँ पर भी हम उनकी सहायता कर रहे हैं, तो इसकी एक्सेप्टेंस तो काफी है। बिल्कुल है सिद्धार्थ जी, 2 चीजें हैं, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है और दूसरा ये भी है कि हमारे कंट्री के हिसाब से यूजर फ्रेंडली, हम इसको जो टेम्परेचर जो स्टोरेज है इसकी लॉजिस्टिक्स है वो बड़े इजीली हैं, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जो है, जो कि ज्यादातर हमारे यहाँ पे उपलब्ध है सुविधा ये, और दूसरी वैक्सीन के लिए भी वही टेम्परेचर चाहिए। सो ना केवल कॉस्ट इफेक्टिव बल्कि लॉजिस्टिकली भी हमारे लिए सूट करती हैं, जबकि फाइजर वाली वैक्सीन या मोडर्ना वाली -70 और -20 वाली जो वैक्सीन है, तो इस हिसाब से ये वैक्सीन बहुत अच्छी हैं, हमारे लिए यही सूटेबल है। और इन वैक्सीन को जो दूसरे देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं या हमारे मित्र देश हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं, तो इससे ये पता लगता है कि वैक्सीन की एक्सेप्टेंस ना केवल इंडिया में बल्कि दूसरे देशों में भी है, और ये टेस्ट और अप्रूवल ऐसी मिली है ताकि सब लोगों को ये एक्सेप्टेंस हो। जी, और इस बीच हम रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां से अदसार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार सर, मेरा नाम अदसार है जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया सर। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये था सर जी, जो कोविड-19 है जी। हेलो सर जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए जी। जो कोविड-19 वायरस है सर और जो बर्ड फ्लू है, क्या कोविड-19 वायरस बर्ड फ्लू से म्यूटेट हो सकता है सर? जी, लोग कह रहे हैं कि जो बर्ड फ्लू है ये आसान वायरस है, ये कोई उतना खतरनाक नहीं है जितना कोविड-19 है। जी डॉक्टर धमीजा, इस समय बर्ड फ्लू और कोविड-19 के बीच में दोनों ही वायरल बीमारियां हैं, इनके बीच में क्या कोई कनेक्शन है? दोनों अलग अलग वायरस हैं, इनमें दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। बर्ड फ्लू जो है एवियन इन्फ्लुएंजा, ज्यादातर जो बर्ड्स में जो पोल्ट्री है और जो रिलेटेड डक्स हैं या दूसरे जैसे क्रोज हैं, इनमें होता है और रेयरली ह्यूमंस में हो सकता है। अभी तक टोटल पूरे हिस्ट्री में आज तक लेस देन 1000 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो अगर किसी को होता है या बर्ड से ह्यूमन में आता है तो फिर काफी सीरियस रहता है। तो 60 to 70% उसमें डेथ रेट है, तो वो ज्यादा सीरियस है लेकिन बहुत रेयर है। जबकि कोविड-19 बहुत जल्दी से फैलता है, बहुत तेज फैलता है, और जो इसमें मोर्टेलिटी है या डेथ रेट है वो 1 to 2% जैसे आप देख रहे हैं। तो लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है और दोनों अलग अलग जो है वायरसेज है। और इस बीच राजस्थान में बाड़मेर से असलाराम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो असलाराम जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? गाँव पोस्टोइला तहसील छेड़वा जिला बाड़मेर से बोल रहे हैं सर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप?
जानकारी ये सही है, हमारे पिताजी लगभग 70 साल की अवस्था है, वो उसका दिमाग मतलब मेंटल है और दवाई ले रहा है, तो उसको क्या कोरोना का टीका दिया जाएगा? जी डॉक्टर धमीजा, सीनियर सिटीजन के लिए कोरोना वैक्सीन के लिए क्या कुछ है? सीनियर सिटीजन ही एलिजिबल क्राइटेरिया में है, 50 प्लस या 60 प्लस में है, और विद कोमॉर्बिड कंडीशन, जिनको रिस्क ज्यादा रहता है सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का या हॉस्पिटलाइजेशन का या मोर्टेलिटी का, तो उनके लिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और ये देखा गया है कि इस एज ग्रुप में जो है 60 प्लस वाले में भी जो इंजेक्शन लगना चाहिए। जी, और डॉक्टर धमीजा, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग इस समय, हमारे स्वास्थ्य कर्मी और उससे जुड़े हुए लोग इस समय विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर जा रहे हैं टीका लगवाने के लिए, तो वहां पर उन्हें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपको बुखार है या आपको लगता है कि आप एक्सपोज हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए उस दौरान पे जब आपको कोविड होने का शक है। वहां जाकर आप अपनी जो है रजिस्ट्रेशन और अपने वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जब कराते हैं, तो वही सेफ डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, बिल्कुल मास्क पहन कर रखना चाहिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। आपको इंजेक्शन लगने के बाद भी आधे घंटे तक जो 30 मिनट्स का जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है, उसके दौरान आपको जो ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाया जाता है, उसमें भी जो सामाजिक दूरी और ये सब सावधानियां बना के रखनी चाहिए। जी, और इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में अमरजीत जी जुड़ गए हैं। अमरजीत जी नमस्कार। जी अमरजीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी अमरजीत जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा सवाल ये है कि कोई जो आम डॉक्टर है सर, तो हम कोई मरीज किसी बीमारी से जूझ रहा है तो हम उस मरीज को दिखाने के लिए जाते हैं जी। कि सर जो कोरोना की महामारी चल रही है, तो हर व्यक्ति की मास्क लगाना की जिम्मेदारी है और दूरी बनाना भी जिम्मेदारी है। तो सर कुछ आम डॉक्टर जो किसी मरीज को हम दिखाने के लिए लेकर आते हैं, तो सर उस मरीज को अच्छी तरह से धोरे से देख नहीं पाते हैं, तो सर इनके बारे में आपका क्या सवाल रहेगा? जी डॉक्टर धमीजा, इस समय एक बड़ी इन्होंने एक सवाल उठाया है कि जब भी हम किसी मरीज को दिखाने जाते हैं तो कोविड-19 की वजह से मास्क में पेशेंट को देखना पड़ता है, डॉक्टर्स को उचित दूरी बनाना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उसका एग्जामिनेशन पूरी तरह से ठीक हो पाता है? सिद्धार्थ जी, डिपेंड करता है कि ये क्या किस बीमारी के लिए आप एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। जैसे डेंटल है या ENT है, जिसमें जो क्लोज एग्जामिनेशन होता है, लेकिन सभी डॉक्टर्स प्रिकॉशंस लेकर पूरी तरह एग्जामिन करते हैं, कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं करता है। बिल्कुल एहतियात रखते हैं, रखना भी चाहिए, मरीज को भी रखना चाहिए, मरीज के साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं उनको भी वही सावधानी रखनी चाहिए, और डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा के लिए भी अपनी सावधानियां पूरी रखते हैं। डॉक्टर से पेशेंट या पेशेंट से डॉक्टर को ट्रांसमिशन का रिस्क मिनिमम रहे, इसके लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, चाहे वो ENT सर्जन्स के लिए हों, चाहे वो लोग जो इंट्यूबेट करते हैं या जो लोग क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, उन सब के लिए। तो ये सावधानियां सब लोगों को पता है और सावधानियां इस्तेमाल की जाती हैं, और पेशेंट्स को अच्छे से जब देखा जाता है तो अच्छे से ही देखा जाता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कैजुअल तरीके से देखा जाए। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर धमीजा, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि वैक्सीन हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस समय ऐतिहासिक कदम उठाए हैं सरकार ने, वो हम सब लोगों के लिए हैं। जो वैक्सीन लेके आए हैं, दोनों वैक्सीन इंडिजीनियस है, हमारे देश में निर्मित हैं, दोनों कॉस्ट इफेक्टिव हैं, दोनों सेफ हैं, दोनों इफेक्टिव हैं, और हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम आएं और खुद भी टीका लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। और ये आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो हैं वो आगे आ रहे हैं ताकि लोगों के मिथ्स को जो है डिस्पेल कर सकें और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर सकें। डॉक्टर धमीजा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र धमीजा ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए, और जिन स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन में नंबर आ रहा है, आप अपना टीकाकरण करवाएं। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।